नमस्कार दोस्तों। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। ये कहानी बहुत मजेदार और हास्यास्पद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में चार मित्र रहते थे। चारों के चारों नकारा और अव्वल दर्जे के बेवकूफ थे। एक दिन चारों बैठे बैठे बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में उनमें शर्त लग गई कि उन चारों में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। आपस में वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनमें सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। तो उन्होंने आपस में फैसला किया कि गांव के बड़े बुजुर्गों के पास चलकर सलाह लेते हैं कि उनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। चारों पहुंच गए गांव के बुजुर्गों के पास, जो चौपाल पर बैठे बैठे आपस में बातें कर रहे थे। उन चारों ने उन बुजुर्गों से कहा कि हम जानना चाहते हैं कि हम चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब जो गांव के सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे, उनमें से एक ने कहा कि हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है। यदि आप लोगों के पास ऐसी कोई बात हो या कोई घटना हो तो हमें बताओ, ताकि हम उसको सुनकर ये तय कर सकें कि आप लोगों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब चारों ने अपना अपना किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। सबसे पहला बोला, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। एक बार जब मेरी नई नई शादी हुई थी और उसके बाद मुझे अपनी पत्नी को लेने ससुराल जाना था, क्योंकि जब मैं ससुराल जा रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, ससुराल में जाकर इधर उधर की बातें मत करना, थोड़ी हाँ हूं में जवाब देना और पत्नी को लेकर वापस आ जाना। मेरी माँ ने फिर मुझसे कहा, ससुराल में सिर्फ हाँ या ना ये दो ही शब्द कहना। मैं ससुराल पहुंच गया। मेरे ससुर जी आंगन में ही कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उन्हें जाकर प्रणाम किया और वो मेरा हाल चाल पूछने लगे और कहा, आइए जमाई राजा, सब ठीक तो है? मैंने कहा ना। तो वो चौंक गए। पूछा क्यों, क्या कोई परेशानी है? मैंने कह दिया हाँ। फिर उन्होंने कहा, बताइए क्या परेशानी है? मैंने कहा ना। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है जवाई जी को कोई रुपए पैसे की परेशानी हो सकती है, शायद शर्म के मारे कुछ कह ना पा रहे हों। तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, क्या कोई रुपए पैसे की परेशानी है? मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपको रुपए पैसे की तंगी है तो सुबह आपका रुपए का इंतजाम कर दिया जाएगा। अब आप आराम कीजिए, खाना खाइए और सो जाइए। अब क्योंकि मुझे ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे लिए खाना लेकर आई और मेरे सामने रखा और मुझसे कहा, खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना। मेरे ससुर जी ने मेरी सासू जी से कहा कि हो सकता है रुपए पैसे की परेशानी हो तो खाना खाने का मन ना हो, एक बार और पूछ कर देख लो। मेरी सास ने फिर मुझसे कहा, खाना खा लीजिए, क्या आपका मन नहीं है? मैंने कहा ना। फिर वो मेरे सामने से थाली ले गई और कहने लगी, जब आपका मन हो तब खा लीजिएगा। ऐसे करते करते रात हो गई और सोने का वक्त हो गया। सब अपनी अपनी जगह पर सो गए। मुझे भी एक कमरा दे दिया गया, बिस्तर लगा दिया गया, मैं भी सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे तो भूख सता रही थी। मैंने सोचा कि मैंने तो बड़ी गड़बड़ कर दी और ना के चक्कर में मैं तो भूखा ही रह गया। अब मैंने सोचा, जब तक कुछ खाया नहीं जाएगा तब तक पेट में दौड़ते हुए चूहे मुझे परेशान करते रहेंगे। मुझे लगा कि मुझे उठकर रसोई में से कुछ खाने के लिए ढूंढ लेना चाहिए, कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। मैं उठकर रसोई की तरफ बढ़ा, धीरे धीरे कदमों से अंदर गया, क्योंकि रसोई के बाहर ही मेरी सास एक पलंग पर सो रही थी। अब मैंने रसोई में चारों तरफ खाने के लिए तलाशना शुरू किया। अब क्योंकि मेरी शादी कुछ वक्त पहले ही हुई थी तो वहां एक थाली में कुछ लड्डू रखे थे। मैंने धीरे से हांडी का ढक्कन उठाया और लड्डू उठाया, मुंह में ठूंस लिया। जैसे ही हांडी का ढक्कन वापस रखने लगा तो ढक्कन हाथ से छूट कर गिर गया। नीचे गिरते ही टूट गया और उससे मेरी सास की नींद खुल गई। वो जल्दी उठकर खड़ी हो गई। मैं लड्डू मुंह में रखे वहां से भाग गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सास को लगा पता नहीं क्या बात है, जो जमाई जी अचानक भागकर अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने मेरे ससुर और अपने बेटों को जगाया और कहा कि जाओ और पूछो कि क्या बात है, वो इतनी रात को ऐसे क्यों भाग रहे थे।
मेरे ससुर और बाकी लोग जब मेरा हाल चाल पूछने मेरे कमरे में आए तो मैं चादर तान कर सो रहा था। उन्होंने चादर हटाई और मुझे उठाया तो देखा कि मेरा मुंह एक तरफ से सूजा हुआ है। मेरे सालों ने कहा, माँ ये अपनी परेशानी क्या बताएंगे? इनकी परेशानी तो साफ नजर आ रही है। ये अचानक क्या हो गया? जब आए थे तब तो बिल्कुल ठीक थे। सास घबरा गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्दी से किसी वैद्य के पास ले जाओ। अब सास, ससुर और साले सभी जल्दी से वैद्य जी के पास ले गए। आधी रात को वैद्य जी का दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी को उठाया और कहा, जल्दी से देखिए कि इनके मुंह को अचानक क्या हो गया है। शाम तक तो बिल्कुल ठीक थे। वैद्य ने इधर उधर देखा और उसने अपने किसी औजार से या फिर अपने हाथ से उसने मेरी सूजन पर हाथ लगाया तो लड्डू खिसक कर दूसरी तरफ चला गया। वैद्य चकरा गया और सोचने लगा, ये कौन सी बीमारी है? ऐसी क्या परेशानी हो गई जो एक तरफ से खिसक कर दूसरी तरफ चली गई? उसने दूसरी तरफ हाथ लगाया तो लड्डू बीच में आ गया। सब उसको देख रहे थे कि क्या हो रहा है। जब वैद्य ने मेरा मुंह खुलवाया और एक चिमटी अंदर डाली और पकड़ कर खींचा तो लड्डू बाहर आ गया। लड्डू बाहर आया देखकर सब ठहाका मार कर हंस पड़े। वैद्य को भी हंसी आ गई। ससुर ने पूछा, जवाई जी ये क्या है? आपके मुंह में लड्डू? मैंने अपनी सारी आप बीती सुनाई और ससुर ने कहा, वाह अरे बेवकूफ, ऐसी ही परेशानी थी तो बता दिया होता। और अब आती है दूसरे मित्र की बारी। दूसरे मित्र की बारी आई तो उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बेवकूफी का किस्सा सुनो। एक बार मुझे भी अपनी पत्नी को लाने ससुराल जाना था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, ससुराल में अच्छे और नए कपड़े पहन कर जाना। मैं गांव के बाजार में जाकर नए कपड़े ले आया और उन्हें पहनकर और कुछ सामान लेकर ससुराल के लिए रवाना हो गया। पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। ससुराल का घर थोड़ी दूर था। मैंने सोचा कि वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, मेरे नए कपड़े किसको दिखेंगे? तो वहीं खेत में एक घर बना हुआ दिखाई दिया। उसके पास एक झोपड़ी थी। मैंने सोचा क्यों न इस झोपड़ी में ही अपने नए कपड़े खोलकर यहीं बदल लूं और आज की रात यहीं बिता दूं। सुबह नए कपड़े बदलकर ससुराल के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने वहीं अपने नए कपड़े टांगे और गमछा लपेट लिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगी तो देखा कि पास ही गांव में एक घर बना हुआ है। मैंने सोचा क्यों न यहीं से 2 रोटी मांग कर खा लूं और रात गुजार लूं। मैं गमछे में ही वहां पहुंच गया। गांव में बिजली वगैरह तो कुछ थी नहीं और घर जो था वो खेत में बना हुआ था, इसलिए उस वक्त उस घर में बिजली नहीं थी। जैसे ही मैं उस घर के बाहर पहुंचा मैंने आवाज लगाई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो घर मेरे ससुराल वालों का ही है। कुछ वक्त पहले उन्होंने एक खेत में नया घर बनवाया था और मेरे ससुर और साले सब सो रहे थे। मेरी सास और मेरी पत्नी बैठे बैठे बातें कर रही थीं। जैसे ही मैंने आवाज लगाई तो मेरी सास ने कहा, बेटी लगता है कोई भूखा रोटी मांग रहा है, जा 2 रोटी और सब्जी दे आ। बिजली नहीं आ रही है तो ये मोमबत्ती ले जा। मेरी पत्नी मोमबत्ती लेकर बाहर आ गई। मोमबत्ती में मुझे उसका चेहरा दिखने लग गया, लेकिन मुझे वो न देख पाई। जैसे ही मुझे उसकी शक्ल दिखाई दी मैं चौंक गया कि अरे ये मेरे ससुराल वालों का ही घर है। मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाने शुरू कर दिए। पीछे देखा तो गाय भैंसों के गोबर की ढेरी लगी हुई थी। मैं पीछे चलता चलता उस ढेरी में जा गिरा। मेरी पत्नी चिल्लाकर अंदर भाग गई और उसने अपने सारे घर वालों को जगा दिया। सारे घर वाले भाग कर बाहर आए, मुझे उठाया, नहलाया धुलाया और पूछा, जवाई जी आप यहाँ कैसे? और इस हालत की मैंने अपनी आप बीती उन्हें सुनाई तो मेरे ससुर और सालों ने कहा, वाह रे बेवकूफ, रात में आओ या दिन में आओ, हमें आपके कपड़ों से क्या लेना देना, हमें तो बस आपसे मतलब है। ऐसी बेवकूफी भरी हरकतें आइंदा मत करना। इस तरह दूसरे मित्र का किस्सा भी खत्म हुआ। अब बारी आई तीसरे मित्र की। उसने कहा, चलिए अब मेरा किस्सा शुरू करते हैं। मेरा किस्सा भी अपने ससुराल से ही जुड़ा हुआ है। एक बार मुझे खबर हुई कि मेरी सास की तबीयत खराब है तो मैंने अपनी पत्नी को अपने घर पर ही छोड़ा
क्योंकि हम घर पर केवल 2 ही लोग थे, इसलिए मैंने उसे घर संभालने के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा, तुम्हारी माँ का हालचाल पूछ कर आता हूँ, और मैं अपने ससुराल पहुंच गया। सास के हालचाल पूछे। घर में सास के अलावा और कोई नहीं था। मेरे साले और ससुर जी खेतों में काम करने गए हुए थे। सास ने मुझे दिन में खाना खिला दिया और खाना खिलाकर थोड़ी देर हमसे बातें कर ली। अब सास को खेत में खाना देने जाना था, तो मैंने ये भलाई लेते हुए कहा, माताजी आप यहीं आराम कीजिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लाइए खाना मैं ही दे आता हूँ। मुझे बता दीजिए कौन सा खेत है। सास ने फला फला खेत का पता बता दिया। मैं खाने की पोटली देकर रवाना हो गया। चलते चलते मैं गांव के चौराहे पर पहुंचा। वहां मैंने एक अजीब सी चीज देखी। वहां चौराहे पर एक काठ लगा हुआ था। मैंने कभी काठ नहीं देखा था, तो मैंने वहां के लोगों से पूछा, भाई ये क्या है? तो उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ के महाराज को अगर कोई लगान या कर नहीं देता है तो उस आदमी को इस काठ में बंद कर देता है। मैंने सोचा, ये चीज तो मैंने पहली बार देखी है, क्यों ना इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। मैंने रोटी की पोटली वहीं रखी और काठ में अपना सर दे बैठा। वहां एक पत्थर था जिससे मैंने उसे ठोक दिया, तो वो थोड़ा और सख्त हो गया। इतनी देर में एक कुत्ता आया और कुत्ते ने मेरी रोटी की पोटली उठाई और भाग गया। मैंने वो पत्थर कुत्ते को भगाने के लिए दे मारा, लेकिन वो कुत्ता तो रोटी लेकर भाग गया और मेरा पत्थर भी गया। अब मैं उस काठ में से हिल भी नहीं सकता था। उधर जब ससुर और साले के पास खाना नहीं पहुंचा और इंतजार करते करते शाम हो गई, वो दोनों गुस्से से तिल मिलाते हुए घर पर आए और अपनी अपनी पत्नियों पर बरस पड़े। सास थोड़ा चौकन्नी हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। दिन में ही तो जवाई जी आए थे और मैंने खुद आपके लिए खाना उनके हाथ भिजवाया था, क्या वे पहुंचे नहीं? ससुर ने कहा, जवाई जी खाना लेकर गए थे, लेकिन वहां तो कोई पहुंचा ही नहीं। अगर वो वहां भी नहीं पहुंचे और यहाँ भी नहीं आए तो वो गए कहाँ? लड़ाई वगैरह भूलकर साले ससुर सब मिलकर जवाई जी को ढूंढने में लग गए। चलते चलते गांव में जो भी मिलता उनसे पूछते जाते। एक आदमी मिला जिसने बताया कि आपका जवाई तो गांव के चौराहे पर जो काठ है उसमें अटका पड़ा है। अब जो मेरे ससुर थे वो गांव के हुक्मदार थे। उसने कहा, काठ में? लेकिन मेरे जवाई ने ऐसा क्या गुनाह किया कि राजा ने उसे काठ में डलवा दिया? चलो अब राजा के पास चलते हैं। मेरे ससुर जी और मेरे साले पहुंच गए राजा के दरबार में और राजा से कहा, महाराज मेरे जवाई से ऐसी क्या गलती हो गई, क्या गुनाह हो गया जो आपने उसे काठ में डाल दिया? राजा भी इस बात से अनजान था। उसने कहा, मैंने तो आज किसी भी व्यक्ति को काठ में डालने या डलवाने का हुक्म नहीं दिया। उसने अपने सिपाहियों से पूछा। सिपाहियों ने कहा, नहीं महाराज, आज तो किसी को भी काठ में नहीं डाला गया है। अब राजा, उसके सिपाही, मेरा ससुर और साले सब मिलकर उस चौराहे पर पहुंचे और काठ में मुझे देखकर मुझी से पूछा कि तुम्हें काठ में किसने डाला? अब मैंने दिन भर में जो मेरे साथ हुआ था मैंने सारी आप बीती बता दी। सबके सब हंस पड़े और मेरे साले और ससुर मुझ पर बरस पड़े कि वाह रे बेवकूफ, ऐसी बेवकूफी भरी बात भी नहीं करनी थी कि खुद के खुद ही काठ में गिर गए। मुझे वहां से निकाला और घर ले गए। ये तीसरे मित्र का किस्सा भी समाप्त हुआ। अब बारी आती है चौथे मित्र की। उसने कहा, मेरा किस्सा सुनो। मेरा किस्सा भी मेरे ससुराल से ही जुड़ा है। एक बार मेरे ससुराल में मेरे साले की शादी थी। घर में मैं, मेरी पत्नी और बच्चे ही थे। मेरी पत्नी बच्चों को लेकर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई और खेती बाड़ी संभालने के लिए मैं घर पर ही रह गया। जब शादी ऐन वक्त पर आ गई तो एक दिन पहले मैंने भी जाने का सोचा। मैं आनन फानन में कपड़े डालकर ससुराल पहुंच गया। शादी दूसरे दिन थी। पहले दिन गाना बजाना हो रहा था और घराती जीम रहे थे। मैंने भी खाना खाया, थोड़ी आओ भगत हुई और उसके बाद सोने की तैयारी होने लगी। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा मुझे याद आया कि मैं तंबाकू तो अपने घर ही भूल आया हूँ। मैं ठहरा तंबाकू का आदी। मुझे तंबाकू की बड़ी लत थी। अब क्या करूं? तंबाकू के बिना तो मुझे नींद नहीं आती।
अब मैं वहां किससे पूछूं? शादी वाले घर में इतने सारे लोग थे और मेरे ससुराल में कोई भी तंबाकू नहीं पीता। मैं शर्म के मारे किसी से पूछ भी न सका। फिर मैं अपनी पत्नी के पास गया। वो अपने दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगाकर बैठी थी। मैंने एक तरफ ले जाकर अपनी बात बताई। उसने कहा, तंबाकू तो है, लेकिन अभी घर में शादी की वजह से तंबाकू को भैंसों के बाड़े में रख दिया है। आप वहां जाकर ले आइए। मैं भैंसों के बाड़े में पहुंच गया। उधर बिजली भी नहीं आ रही थी। मैंने जैसे तैसे टटोलना चाहा, लेकिन मुझे तंबाकू नजर ना आया। मैं हैरान परेशान वापस अपनी पत्नी के पास आया और उसे बताया कि मुझे तो कहीं भी तंबाकू नजर नहीं आया। तुम ही चलो और मुझे बताओ। उसने कहा, मैं कैसे चलूं? आप देख रहे हैं, मेरे दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगी है। मैं चल नहीं सकती। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लूंगा। तुम बस मुझे अपनी उंगली से इशारा कर देना, मैं ले आऊंगा। उसने कहा, ठीक है। मैंने उसे अपने कंधों पर बैठाया और भैंसों के बाड़े की तरफ बढ़ने लगा। वहां बिजली तो आ नहीं रही थी। जब मेरी पत्नी मेरे कंधों पर बैठी थी तो दूर से अंधेरे में हमारी कुछ ऐसी परछाई बनी कि गाय और भैंसे सब हमें देखकर डर के मारे इधर उधर भागने लगी। सब अपने अपने खूंटों से अपनी अपनी संगली तोड़ाकर भाग गईं। जब वो भाग रही थी तो आगे शादी का खाना वगैरह चल रहा था। वहां से सारे के सारे घर वाले भागकर बाड़े में ये देखने आ गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो सारी गाय और भैंसे अपने खूंटे से अपने सांगल तोड़ा तोड़ाकर भाग गईं। जब वो सब लोग आए तो ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही ना मिला। मेरे सालों और ससुर ने देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा, जवाई जी, ये क्या हो रहा है? आप हमारी बिटिया को ऐसे उठाए क्यों खड़े हैं? मैंने उन्हें अपनी सारी बात बता दी तो उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसी बेवकूफी भरी हरकत करने से पहले हम ही से कह दिया होता, हम ही से तंबाकू मांग लेते। मेरा किस्सा भी कुछ यूं ही समाप्त हो गया। अब बताइए, हम चारों में से कौन सबसे ज्यादा मूर्ख है? तो वहां के जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे उसने कहा, भाइयों, मूर्ख तो तुम चारों ही हो, लेकिन जो बात तुम पूछ रहे हो कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन है, जो तुम काठ में अपने आप गिर पड़े तो तुम ही सबसे ज्यादा मूर्ख लगे। ना तो तुम्हें उससे कोई लालच था और ना ही कुछ काम था। तुम बिना मतलब ही काठ में जा गिरे, इसलिए सबसे बड़े मूर्ख तो तुम ही हो। तो दोस्तों, ये किस्सा भी यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें।